गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के चौथे दिन के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज बाय डॉक्टर सैमुअल हनेमान। तो कल हमने देखा कि होम्योपैथी की हीलिंग में क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से अच्छा होते हैं और डिजीज की प्रोग्रेस क्या होती है, कैसे होती है और उसका होम्योपैथिक इलाज कैसे करना। तो आगे बढ़ते हैं कि फोर्थ वॉल्यूम की प्रीफेज में क्या आता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रीफेस टू द फोर्थ वॉल्यूम द क्रॉनिक डिजीजेस दे peculiar nature and their homeopathic cure by Dr. Samuel Hahnemann। अनअसिस्टेड। कल हमने देखा कि हमारा वाइटल फोर्स, जब भी हम उसको सही होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, उसको वो नेचुरल डिजीज को ओवरकम करने में सक्षम हो जाता है और विदाउट सेक्रीफाइसेस ये सब होता है। और जब भी ऐसी कोई बाहरी चीजें, कोई भी डिजीज नहीं होता है, तब वो वाइटल फोर्स, हमारा वाइटल फोर्स कॉन्क्वेर होता रहता है, फलता फूलता है। Unassisted, the vital force is no match to these hostile powers. It hardly opposes a force equal to the hostile operation। लेकिन जब हम ये वाइटल फोर्स जब अनअसिस्टेड होता है, यानी कि कोई भी दवाई, उसकी करेक्ट होम्योपैथिक दवाई नहीं मिलती है, तो ये असिस्ट नहीं हो पाता, नहीं होता है, तो क्या होता है? द वाइटल फोर्स इज नो मैच टू दिस हॉस्टाइल पावर्स। इट हार्डली अपोजेस अ फोर्स इक्वल टू द हॉस्टाइल ऑपरेशन एंड दिस इंडीड विथ मैनी साइंस ऑफ इट्स ओन सफरिंग्स व्हिच वी कॉल मॉर्बिड सिम्पटम्स। कि ये इसको इसको मैच नहीं कर पाता, इसके सामने टिकता नहीं है। इवन इसकी ओन सफरिंग्स के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, फिर भी ये जो हॉस्टाइल ऑपरेशन चल रहा होता है, यानी कि जो अटैक होते हैं उसके ऊपर, उसको उसको इक्वली फोर्स ये अपोज नहीं कर सकता, हार्डली कर सकता है। इवन ये मॉर्बिड सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, फिर भी ये उसके सामने टिक नहीं पाता। By its own power, our vital force would never be able to overcome the foe of chronic disease। ये जो दुर्भाग्य है क्रॉनिक डिजीज का, उसको ओवरकम नहीं कर सकता अकेले। Nor even to conquer transient diseases। इवन स्लाइट एक्यूट डिजीज हो तो उसको भी ये कॉन्क्वेर नहीं कर सकता, उसको संभाल नहीं सकता विदाउट कंसिडरेबल लॉसेस इन्फ्लिक्टेड ऑन सम पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म पे जो सब इस उसके जो पार्ट्स है, उसके ऊपर कोई भी लॉसेस किए बगैर एक्यूट डिजीज अच्छे नहीं होते हैं। ये हम डे टू डे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि भाई, चाहे वो एलोपैथिक दवाई से ही क्यों ना अच्छा हुआ हो, तो वो एक्यूट डिजीज के बाद उसकी वाइटल एनर्जी डाउन हो जाती है, उसकी एपेटाइट लॉस हो जाती है, या फिर उसको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो ऐसी बीमारियां जो हमें शुरुआत में लगती है कि भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो होता है क्योंकि इतनी एक्यूट बीमारी हुई तो उसके बाद एपेटाइट नहीं आती, वीकनेस रहती है, ऐसा हम हमारी सोच ये आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। ये हमें दिखा रही है कि बॉडी में जो दिक्कत, एक्यूट दिक्कत आई, वो दिक्कत अभी भी कायम रह गई है अंदर ही अंदर। Without considerable loss inflicted on some parts of the organism, if it remained without external aid, without the assistance of genuine remedies। ये अगर हम इसको genuine remedies यानी कि ट्रू होम्योपैथिक रेमेडीज के बगैर, असिस्टेंस के बगैर हम इसको छोड़ देते, तो ये अपने आप को अच्छा नहीं कर पाता। टू गिव सच सपोर्ट इज द ड्यूटी एंजॉइंड ऑन द फिजिशियंस अंडरस्टैंडिंग बाय द प्रिजर्वर ऑफ लाइफ। और हमारी लाइफ के प्रिजर्वर यानी कि ईश्वर, जो जीवन का संग्रह करता है, उसके द्वारा फिजिशियन की अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि वो हमें अंडरस्टैंड करवा के एंजॉइंड करता है, ड्यूटी को एंजॉइंड करता है फिजिशियन। कैसे? उसकी अंडरस्टैंडिंग से। वो किसने दी? उस परमात्मा ने दी, फिजिशियन को ये अंडरस्टैंडिंग दी, और वो उस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाते निभाते एंजॉय करता है, ऐसा सपोर्ट देगी।
As I have said above, जैसा मैंने ऊपर कहा है, our vital force hardly opposes an equal opposition to the foe causing the disease. ये जो दुर्भाग्य आया, उसको डिजीज के स्वरूप में जो दुर्भाग्य आया, उसको हार्डली अपोज कर सकता है वाइटल फोर्स. एंड येट नो एनिमी कैन बी ओवरकम एक्सेप्ट बाय अ सुपीरियर फोर्स. फिर भी फिर भी कोई भी दुश्मन हो, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते सुपीरियर फोर्स के बिना. Only homeopathic medicine can give this superior power to the invalidated vital force. ये जो vital force अब invalid हो गया है, एक enemy, एक दुर्भाग्य आने के कारण अब ये vital force invalid हो गया है. तो ये invalid vital force को superior power देता है homeopathic remedies. और ये मात्र होम्योपैथिक दवाइयां है जो ये सुपीरियर पावर दे सकता है. Of itself, these vital principle, being only an organic vital force intended to preserve an undisturbed health, opposes only a weak resistance to the invading morbific enemy. Of itself, ये अपने आप ही these vital principle, ये जो हमारा vital principle है, उसकी क्वालिटी दी गई है. वो कैसा है? Being only an organic vital force intended to preserve an undisturbed health. ये vital principle को ऐसा बनाया गया है कि वो एक undisturbed health में लाइफ को प्रिजर्व रखने की वृत्ति रखता है. उसका इंटेंशन यही होता है. लेकिन ये कब तक? जब तक ये अनडिस्टर्ब्ड रहे तब तक. सर ने ये ब्यूटीफुली हर एक वर्ड, हर एक कंडीशन को रखा है. हर एक वर्ड को अपनी जगह पे एक एप्रोप्रिएट कंडीशन के साथ, एक एप्रोप्रिएट प्लेस पे हर एक वर्ड को रखा है. वी आर थैंकफुल टू देम. उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं कि अनडिस्टर्ब हेल्थ, यानी कि वो उसको कैसा बनाया है, एक प्रिजर्व करता है हेल्थ को अनडिस्टर्बली. जब भी डिस्टर्बेंस आएगा तो वाइटल फोर्स की ये कंडीशन चली जाएगी और वो हार्डली अपोज कर सके. अपोजिज ओनली वीक रेजिस्टेंस. किसको अपोज कर सकते हैं? ओनली जो वीक रेजिस्टेंस है उसको. टू द इन्वेडिंग मॉर्बिफिक एनिमी एज द डिजीज ग्रोस एंड इट इंक्रीजेस, इट अपोजिज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस. और जैसे ही डिजीज बढ़ता है, यानी कि लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ता है, तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है. इंक्रीजेस अपोजिज ग्रेटर रेजिस्टेंस, बट एट लास्ट, but at best it is only an equal resistance. लेकिन ये उतना ही रेजिस्टेंस कर पाता है जो उसका बेस्ट तरीके से हो. with weakly patients it is not even equal but weaker. लेकिन जो वीक पेशेंट है उसमें ये इक्वल भी नहीं रहता, ये और वीक हो जाता है. यानी कि वाइटल फोर्स रेजिस्ट नहीं कर पाता. This force is neither capable nor destined. ये फोर्स नाइदर कैपेबल है, ये फोर्स ना ही शक्तिमान है, ना ही उसकी डेस्टिनी इस तरीके की है. नॉर क्रिएटेड फॉर एन ओवरपावरिंग रेजिस्टेंस. ना ही ये इसको ऐसे क्रिएट गया है कि ये ओवरकम कर जाए, ओवर पावर कर जाए रेजिस्टेंस में. यानी कि ये पावर ऐसा है कि जिसमें लाइफ में जो भी आता है, जो भी कंडीशन होती है, जो भी, चाहे एनिमी हो या अच्छा हो, फ्रेंड हो या एनिमी हो, उसको दोनों को एक ही तरीके से देखते हुए उसको एक्सेप्ट किए जा रहा है. ये फोर्स ऐसा ही बना गया है. विच विल डू नो हार्म टू इटसेल्फ. कि ये अपने आप में किसी को हार्म नहीं करता है, ये खुद को भी हार्म नहीं कर रहा है. ये सिर्फ लाइफ में जैसा हो रहा है उसको वैसे ही ले रहा है. और यहाँ पर ये हनुमान सर ने अपोरिज्म नंबर 9 में दिया गया है कि वाइटल फोर्स इज अनइंटेलिजेंट. तो ये अनइंटेलिजेंट है, ये उसको समझ नहीं है कि ये क्या कर रहा है. बस ये उसके फ्लो में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है. जैसे अगर कोई ये समझे कि भाई मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरी लाइफ काफी अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट, तो लाइफ उसी
ये वाइटल फोर्स उसी प्रवाह में बहता जाएगा कि अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, और जो भी कंडीशन उसके अंदर आएगी तो उसको उसी तरीके से लेता जाएगा, अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट। तो हमें हमें ये समझना है कि भाई जैसे जैसे ये लाइफ चलती है उसी तरीके से हमारा पावर चलते जा रहा है, वो वहां पर रेजिस्ट नहीं करता है। If we physicians are able to present and oppose to these instinctive vital force, its morbific enemy, as it were magnified through the action of homeopathic medicines, even if it should be enlarged every time only by a little, if in this way the image of the morbific foe be magnified to the apprehension of the vital principle through homeopathic medicines, which in a delusive manner simulate the original disease. We gradually cause and compel this instinctive vital force to increase its energy by degrees, and to increase them more and more, and at last to such a degree that it becomes far more powerful than the original disease. तो काफी लंबा ये सेंटेंस है। हनुमान सर की ये खासियत रही है कि उन्होंने चाहे ऑर्गेनिक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन हो या क्रॉनिक डिजीज हो, उन्होंने काफी लंबे लंबे सेंटेंसेस दिए और उसमें काफी जुड़ा हुआ होता है। तो हम धीरे धीरे एक अलग अलग करके इसको समझते हैं। बट इफ वी फिजिशियंस, हम जो फिजिशियंस है, आर एबल टू प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट करने में सक्षम हो, प्रेजेंट एंड अपोज टू दिस इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स इट्स मॉर्बिफिक एनिमी, उसकी मॉर्बिफिक एनिमी यानी कि उसके सामने जो ये दुश्मन आया हुआ है डिजीज के रूप, उसको अपोज करने में अगर हम उसको प्रेजेंट करने में सक्षम हो तो, और दूसरा एक कंडीशन है एज इट वेर मैग्निफाइड थ्रू द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो हम उसको उसको कैसे मैग्नीफाई करेंगे, हमारी सक्षमता को हम कैसे मैग्नीफाई करेंगे, होम्योपैथिक दवाइया की एक्शन के जरिए उसको मैग्नीफाइड करेंगे, वाइटल फोर्स को बढ़ाएंगे, उसको कॉन्क्वेर करने में समर्थन देंगे। Even if it should be enlarged every time by a little, if even if it should be enlarged every time only by a little, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसको एनलार्ज करेंगे। इफ इन दिस वे, तीन तरह की कंडीशन दी है। अगर फिजिशियन मॉर्बिफिक एनिमी को होम्योपैथिक दवाई की एक्शन से मॉर्बिफिक एनिमी को सामना करने में सक्षम होंगे तो, दूसरी बात, अगर इस तरीके से वो हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाए, होम्योपैथिक दवाई से थोड़ा थोड़ा एनलार्ज करता जाए वाइटल फोर्स को, तो, और तीसरी कंडीशन है इफ इन दिस वे द इमेज ऑफ मॉर्बिफिक फो, ये जो दुश्मन है उसकी जो इमेज है वो बी मैग्निफाइड to the apprehension of the vital principle through homeopathic remedies, homeopathic medicines, homeopathic दवाइयों के जरिए वाइटल फोर्स की जो इंप्रेशन है उसमें, उसके एप्रीहेंशन में इस मॉर्बिफिक स्थिति को बढ़ाता जाए, थोड़ा थोड़ा कर बढ़ा दे, क्योंकि यही तो एक्शन है, पहले डिजीज बढ़ता है फिर डिजीज बंद होता है या क्योर होता है। ये हमारी होम्योपैथिक, ये नेचर्स लॉ ऑफ थेरापेटिक लॉ है, नेचर्स थेरापेटिक लॉ। तो इस तरीके से तीन कंडीशन है कि भाई अगर अगर हम सक्षम है होम्योपैथिक दवाई से उसको ठीक करने में, दूसरा अगर हम थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हनुमान सर ने प्रीफेस टू द थर्ड वॉल्यूम में समझाया कि भाई हमें सॉल्यूशन में दवाई देनी है, एक ही डोज को डिवाइड करते जाना है और सॉल्यूशन में देना है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम उसको रोज रोज एवरी टाइम हम उसको एनलार्ज करते जा रहे हैं, उसको शकसन करके तो पावर को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर भी इतना करने पर भी, और दूसरी तीसरी कंडीशन है कि हम उस दवाइयों से क्या कर रहे हैं, उसकी डिजीज को
वाइटल फोर्स की इमेजिनेशन में बढ़ा रहे, विच इन अ डिल्यूजिव मैनर, कि जो एक डिल्यूजिव मैनर में है, डिजीज एक डिल्यूजिव मैनर में है, जो ओरिजिनल डिल्यूजन, ओरिजिनल डिजीज का सिमुलेट करता है, यानी कि सिमिलर है, सिमिलिमम है, उसको हम बढ़ाते जा रहे, थोड़े थोड़े पावर में दवाई बढ़ाते हुए हम उसकी डिजीज को बढ़ा रहे। तो we gradually cause and compel this instinctive vital force to increase its energy by such a degree। हम ऐसा करके क्या कर रहे हैं? हम इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स, जो इंस्टिंक्टिव है पर इंस्टेंट है, यानी कि वो इस पल में बह रहा है, जबकि हम ज्यादातर हमारी मानसिकता पास्ट या फ्यूचर में होती है, लेकिन ये वाइटल फोर्स कैसा है? नाव में है, प्रेजेंट में है, इंस्टिंक्ट है, जैसा हमने कुछ दिया तो तुरंत रिएक्ट करता है। तो वो ये इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स को हम कंपेल करेंगे, फर्ज पाड़ेंगे, इसके ऊपर एक जबरदस्ती करेंगे दवाई से, ग्रेजुअली हम इसको कंपेल करेंगे कि क्या, टू इंक्रीज इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी बढ़ जाए, बाय डिक्रीज, थोड़ी डिग्री में, एंड टू इंक्रीज देम मोर एंड मोर, और हर बार हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, एंड एट लास्ट टू सच अ डिग्री, और आखिर में वो इतना बढ़ जाएगा that it becomes far more powerful than the original disease। ये इतना बढ़ जाएगा कि ये ओरिजिनल डिजीज से भी पावरफुल हो जाएगा। The consequence of this is that the vital force again becomes sovereign in its domain। ये इतना बढ़ जाएगा कि अब हमारी बॉडी में सिर्फ वाइटल फोर्स रहेगा, कोई डिजीज एनर्जी नहीं रहेगी। Can again hold and direct the reins of sanitary progress। अब फिर से वो एक प्रोग्रेस में जाएगा, सैनिटरी प्रोग्रेस में, जहां जहां पर वो डिजीज को दूर करेगा, ये सैनिटरी प्रोग्रेस। While the apparent increase of the disease caused by homeopathic medicines disappears of itself as soon as we sing the preponderance of the restored vital force, that is of the restored health, cease to use these medicines। जैसे ही हम देखेंगे कि वाइटल फोर्स रिस्टोर्ड हो रहा है, हेल्थ रिस्टोर हो रही है, पेशेंट के अंदर एनर्जी बढ़ रही है, पर उसके जनरल्स बेटर हो रहे हैं, मैं तब तब हमारी दवाइयों का यूज हम बंद करेंगे, तो उसके साथ ही दवाइयों की जो असर है वो खत्म होना चालू होगा, वो डिसेपियर होना चालू होगा। इससे इससे क्या होगा? अब बॉडी में सिर्फ वाइटल फोर्स है, कोई डिजीज फोर्स नहीं है। तो ये ऐसी होम्योपैथिक हीलिंग का ये पार्ट जो सर समझाना चाहते हैं, ऑलरेडी उन्होंने ऑर्गेनॉन में ये समझाया होगा, फिर भी उन्होंने फिर से समझाया। The fund or the fundamental essence of the spiritual vital principle imparted to us man by the infinitely merciful creator is incredibly great if we physicians understand how to maintain its integrity in the days of health by directing man to a healthy mode of living, and how to invoke and augment it in diseases by purely homeopathic treatments। तो ये एक फंडामेंटल एसेंस है, एक फंड और द फंडामेंटल एसेंस, ये एक ऐसा सार है जो जो फंडामेंटल है, जिसके आधार पे ये दुनिया चल रही है। ऑफ दिस स्पिरिचुअल वाइटल प्रिंसिपल, ये जो वाइटल प्रिंसिपल है, हमारा जो ये स्पिरिचुअल वाइटल प्रिंसिपल है, उसका ये एक एसेंस है, ऐसा एसेंस जिस पर ये दुनिया कायम, इज इनक्रेडिबली ग्रेट, ये काफी महान है, ये काफी महान वाइटल प्रिंसिपल है, इनक्रेडिबली ग्रेट। और ये वाइटल प्रिंसिपल कैसे आया? imparted to us man by the infinitely merciful creator। ये जो परम आनंद में रहता आया हुआ क्रिएटर हमारा परमात्मा है, जो परम आनंद में है, की स्थिति में है, अनंत आनंद की स्थिति में है, उसके द्वारा हम मनुष्यों तक ये वाइटल प्रिंसिपल आता है, और उसका एसेंस ये काफी महान है। अगर कब जब हम फिजिशियंस अंडरस्टैंड करेंगे उसको, इस लेवल से अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी इन द डेज ऑफ हेल्थ, हेल्दी स्टेट में हम इसको इसको कैसे समझे, उसको कैसे रखे, बाय डायरेक्टिंग मैन, कैसे? मनुष्य को डायरेक्ट करके,
टू अ हेल्थी मोड ऑफ लिविंग। हेल्थी मोड ऑफ लिविंग में कैसे रहना, इस डायरेक्शन को देके, एंड हाउ टू इन्वोक एंड ऑगमेंट इट इन डिजीजेस, और डिजीज कंडीशन में उसको कैसे ऑगमेंट करे, कैसे सुधारे, बाय प्योरली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। प्योरली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए हम डिजीज में इसको कैसे बढ़ाए और अच्छा करें, और जब हेल्थी स्टेट हो तब मोड ऑफ लिविंग को डायरेक्ट करके, हेल्दी मोड ऑफ लिविंग को डायरेक्ट करके कैसे उसको सही रख पाए, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, ये पार्ट मनुष्य को समझा के हम हम इस डिवाइन, इस स्पिरिचुअल, इस ये जो क्रिएटर ने हमारे पास भेजा है, इस वाइटल फोर्स को हम तब ये महान इनक्रेडिबल ग्रेटनेस की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर फोर्थ वॉल्यूम की प्रीफेस खत्म होती है।